ठाठे मारते समंदर की लहरों में घिरा एक छोटा सा जजीरा, जहां तमाम मुस्लिम दुनिया को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। लेकिन कुदरत भी अपने मंसूबे बनाने में लगी हुई थी। उसे किसी और जगह तलाश थी, अपने माँ बाप, अपनी शनाख्त, अपने मजहब की। उसने आंख खोली तो वो भेड़ियों के गौल में फंसा हुआ था जो उसे कच्चा चबा जाना चाहते थे। लेकिन कुदरत उसे एक अहम मकसद के लिए चुन चुकी थी। मोहब्बत, नफरत, सनसनी से भरपूर लहूरंग दास्तान मुहाफिज। दो शाखे में फंसे होने की वजह से मैं महफूज था। ऊपर से ठंडी हवा के झोंकों ने थपथपाया तो मैं सचमुच सो गया। न जाने कब तक सोता रहा। अचानक मुझे लगा कोई शय मेरे हाथ पर चुभ रही है। मैं बौखलाकर उठा तो कलाई से घड़ी उतारने की कोशिश करने वाला बंदर बदहवास होकर भागा। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी। मैंने नीचे देखा, शेर नहीं था। रात किसी वक्त वो चला गया था। मैंने बेसाख्ता जानगरे को आवाज दी, शेर चला गया है जानगरे, चिल्लाओ मत और जरा पीछे की तरफ देखो। जानगरे की आवाज आई। मैंने बमुश्किल शाखें हटाकर दरख्त के दूसरी तरफ देखा और मेरे मुंह से पहली बार शेरों के लिए गलत अल्फाज निकल गए। अब वहां 3 अदद शेर और 5 अदद शेरनियां मां कोई 19 दर्जन बच्चों के मौजूद थे। गोया पूरा खानदान हम पर चढ़ाई करने आ गया था। जानगरे की आवाज आई। इस वजह से कह रहा था रात 1 था, इनसे जान छुड़ाना भी मुश्किल होगा। ये तो बाकायदा पहरा देगी हम पर। इनकी ऐसी की तैसी, जरा रोशनी होने तो मैं गुस्से में था। शेर ने हमारी रायत का सख्त नाजायज फायदा उठाया है। दरख्त पर एक ही पोजीशन पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। मैंने 2 शाखे पर आकर पीछे होकर जिस्म खोला, निचले 2 शाखे तक आया। शेर अब हमारी तरफ से बेफिक्र थे। इन्हें जैसे इल्म था कि हम सारी उम्र तो दरख्त पर नहीं रहेंगे, कभी ना कभी नीचे जरूर आएंगे। गोया हम इनके लिए महफूज शिकार थे। मैं रोशनी होने का इंतजार इसलिए कर रहा था कि इर्द गिर्द का जायजा ले सकूं। इस बुलंदी से 1.5 मील तक का मंजर साफ नजर आ रहा था। इतने फासले तक अगर कोई इंसान नजर नहीं आता तो हम शेरों को कम से कम डरा कर भगाने के लिए फायर जरूर कर सकते थे। खुदकार राइफल की आवाज इससे ज्यादा फासले तक मुश्किल ही से जाती। हवा भी साकित थी। 7 बजे रोशनी होना शुरू हो गई थी। अजीब बात थी कि जंगल के बरक्स इस खुली चरागाह में सर्दी ना होने के बराबर थी। शायद इसकी वजह से कि यहाँ सूखी घास थी जो खासी गर्म होती है। शदीद सर्दियों में जानवर इसमें घुसकर खुद को गर्म रखते हैं। दरख्त पर पत्तों और शाखों में गिरे होने की वजह से सर्दी भी कम लग रही थी। रोशनी खासी तेजी से फैली। सूरज निकलते ही माहौल चकाचौंध हो गया था। और जानगरे चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जानगरे ने कहा, बस अब मैं सब्र नहीं कर सकता। एक हाथ को गोली मार दूंगा तो बाकी खुद भागेंगे। हरगिज नहीं, मैंने जल्दी से कहा। किसी को जख्म ना लगे वरना शेर दुश्मन बन जाता है, फिर ये हमारा ताक़ुब भी करेंगे। सिर्फ इन्हें दहशत सदा करो। हम दोनों बैक वक्त फायर करेंगे, इससे ज्यादा अच्छा तासुर पड़ेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, बचाकर फायरिंग करना। मैंने 1 2 3 कहा और हमने बैक वक्त शेरों के इर्द गिर्द ब्रस्ट मारे। फायरिंग के बेपनाह शोर ने शेरों को बदहवास कर दिया था। जवान शेर और शेरनियां डर कर छलांगे मारते भागे और बच्चे इनके ताक़ुब में लुढ़कते जा रहे थे। इन्हें मजीद डराने के लिए जानगरे ने एक ब्रस्ट और मारा। अचानक मैंने शेर के एक बच्चे को कलाबाजी खाकर गिरते देखा। शायद इसे गोली लग गई थी। उठा और चंद कदम भागने के बाद दोबारा जमीन पर गिर गया। मैं चिल्लाया, ये क्या किया अहमक, अब शेरनी हमारी दुश्मन बन जाएगी। कोई बात नहीं, जानगरे हंसा, इसे भी ठिकाने लगा देंगे। शेरों का गिरोह बेहद बर्क रफ्तारी से दूर नजर आने वाले घने जंगल में गायब हो गया। इनके बच्चे अभी चौथाई रास्ता भी तय नहीं कर सके थे। मुझे शेरनियों पर गुस्सा आ रहा था। बच्चे छोड़कर भाग गई थी। बेशक ये शेर के बच्चे थे, मगर खतरात इनके इर्द गिर्द भी मंडला रहे थे। मैंने गीदड़ों के एक गिरोह को बच्चों की तरफ लपकते देखा। मौत इनका मुकद्दर थी। देखते ही देखते गीदड़ों ने इन्हें घेर लिया। मैंने सर्द आह भरी। शेरों की बुजदली ने इन्हें अपने बच्चों से महरूम कर दिया था। अचानक मैंने जंगल की तरफ से 3 शेरनियों को लपकते देखा जो गीदड़ों से बच्चों को बचाने आ रही थी। मैं बेबस था। 1000 गज से ज्यादा फासले के बायस गीदड़ों को गोली भी नहीं मार सकता था। जब तक शेरनियां आई, गीदड़ बच्चों का काम तमाम कर चुके थे। शेरनियों को देखकर
वो जान बचाने के लिए भागे। जो एक दो उनके हाथ लगे वो फौरन मारे गए। एक बच्चा शायद जिंदा था क्योंकि उसे शेरनी ने मुंह में दबा लिया था, बाकी मारे जा चुके थे। इनकी माएँ इन्हें चाटती और प्यार करती रहीं। एक बेकरार माँ चारों तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में गुर्रा रही थी। शायद वो इस बच्चे की माँ थी जो चांदगरे की गोली का निशाना बना था। वो दरख्त से 200-300 गज के फासले पर पड़ा था। मायूस माँ दूसरी शेरनियों के साथ वापस चली गई और उसके जाते ही कीदड़ बच्चों और अपने साथियों की लाशें नोचने के लिए आ मौजूद हुए थे। अभी तक वो इस बच्चे की लाश से बेखबर थे। शेरों का खतरा टल गया था, इसलिए मैं और जानगरे दरख्त से नीचे उतर आए। शेर दोबारा तो नहीं आएंगे? जानगरे अभी तक मुतफक्किर था। मैं निशाने उचकाए, क्या कह सकते हैं, मुमकिन है वो अपने खौफ पर काबू पाकर इधर आ निकले। बंदर जो फायरिंग के शोर से बौखलाकर दरख्त के मजीद ऊपर चले गए थे, हमारे उतरने के बाद वापस नीचे आकर दरख्त की बाजियाबी का जश्न मना रहे थे। कम से कम इनकी उछल कूद से कुछ ऐसा ही लग रहा था। मैं और जानगरे इन पर अलविदाई नजर डालकर आगे बढ़ गए। गुज़िश्ता रात की भाग दौड़ अब किसी कदर गर्मी के बायस प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल जो जानगरे पहले ही खाली कर चुका था, शेर से बचने के लिए दरख्त की तरफ भागते हुए गिर गई थी। जानगरे निस्बतन कम प्यासा था मगर इजहार ज्यादा कर रहा था। हम घास का मैदान अबूर करके सामने नजर आने वाले जंगल की तरफ जा रहे थे। इस जंगल में दरख्त पस्त कद और कम घने थे। चलते चलते मैंने ऐसे ही पीछे देखा और एक लम्हे के लिए मुंजमद होकर रह गया। चरागाह के दूसरे सिरे से एक जीप चरागाह में दाखिल हो रही थी। इतने फासले से इस पर सवार अफराद बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बिलाशुबा वो दुश्मन थे और जीप का रुख हमारी तरफ था। मैं चिल्लाया, जानगरे भागो, वो आ गए हैं। जानगरे ने मुड़कर देखा और दांत पीस कर भागा। घास के इस मैदान में हम कतई गैर महफूज थे। जब तक कि जंगल में दाखिल न हो जाते, इनका सफाया करना ही पड़ेगा। जानगरे भागते भागते बोला, हाँ, कम से कम जीप को नाकारा करना होगा। मैंने उसकी तायद की। जब हम जंगल में दाखिल हुए, जीप निस्फ मैदान अबूर कर चुकी थी और अभी कोई 2 मील के फासले पर थी। मैंने जानगरे से कहा, जीप के पहियों को निशाना बनाने की कोशिश करना, सिंगल मोड पर फायर करो और जब मैं इशारा दूं तो फायर करना। मैं राइट व्हील को निशाना बनाऊंगा और तुम लेफ्ट व्हील को, समझ गए? समझ गया। जानगरे ने सर हिलाया और पास एक दरख्त के अक्क में पोजीशन संभाल ली। मैं दूसरे दरख्त के पीछे था। जीप पर LMG नस्ब थी और वह हमारी पोजीशन से भी वाकिफ थे। पहला ब्रस्ट उस वक्त चला जब जीप कोई 1000 गज के फासले पर थी। इस पर सवार निस्फ दर्जन अफराद साफ नजर आ रहे थे। वो गुरीले ही थे। जीप से लगता था कि हमारी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की जा चुकी थी। गोलियां दरख्त के ऊपरी हिस्से को छलनी करती गुजर गईं। जानगरे बेताबी से पहलू बदल रहा था। वो फायर करना चाहता था मगर अभी इसका फायदा नहीं था। वो हमारी हद से बाहर थे। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने जानगरे से कहा, सुनो, हिकमत अमली बदल गई है। मैं मशीन गन वाले को निशाना बनाऊंगा और तुम टायरों को निशाना बनाना। राइट? राइट बास, उसने जवाब दिया। जीप अब 700 गज के फासले पर थी। LMG का अगला ब्रस्ट दरख्त के सामने जमीन पर लगा था। गर्दो गुबार का एक तूफान उठा। जब गर्दो गुबार जरा साफ हुई तो मैंने चिल्लाकर LMG चलाने वाले पर फायर किया। जीप जिस बुरी तरह उछल कूद कर रही थी, फायर रागा गया। मुझे उसकी उम्मीद थी, इस वजह से मैं पै दर पै फायर करता चला गया और दूसरी तरफ जानगरे जीप के पहियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। फासला 500 गज से कम रह गया था, फिर 400 गज और 300 गज। चंद लम्हे जाते थे कि जीप हमारे सरों पर होती और हमारे भागने के लिए कोई जगह ना होती। मैं और जानगरे LMG के फायर से बेनियाज टायरों और गन्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक गोली तने का किनारा छीलती हुई मेरे सर के बिल्कुल पास से गुजर गई। फिर 2 बातें बैक वक्त रुनमा हुई। LMG गनर यकदम पीछे की तरफ उलट गया और उसके साथ ही जीप का बायां टायर ब्रस्ट हो गया। जीप बुरी तरह लहराई। तकरीबन 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती जीप को संभालना नामुमकिन था। वो लहराती हुई घूमी और एकदम उलट गई। इसमें सवार 3 अफराद पहले ही उछलकर बाहर गिरे थे और बाकी जीप उलटने पलटने के दौरान गिरे। ड्राइवर लाजमन मर गया था क्योंकि मैंने उसका जिस्म बगैर सर के जीप से उछलकर गिरते देखा था। कोई दर्जन पर कलाबाजियां खाकर जीप ऊंधे मुंह रुक गई। मैं और जानगरे बैक वक्त उठकर दौड़े। इससे पहले कि वो संभलते हम इन्हें चाप लेते, मगर मैं इस वक्त रुक गया जब जानगरे ने एक हरकत करने वाले कुरीले को गोली मार दी। वो मर गया क्योंकि गोली ने निस्फ खोपड़ी उड़ा दी थी। मारो मत, मैंने चिल्ला कर कहा, क्योंकि वो दूसरे को भी गोली मारने जा रहा था। वो हरकत कर रहा था। 6-7 में से 3 मर चुके थे। जानगरे ने मेरे रोकने के बावजूद उसे भी गोली मार दी। मैंने तैश में आकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हमारे दुश्मन हैं। जानगरे सर्द लहजे में बोला, हमने इन्हें नहीं मारा तो ये हमें मार देंगे।
अब तुम किसी पर गोली नहीं चलाओगे, मैंने उसे खबरदार किया, वरना तुम मुझे गोली मार दोगे, वो चैलेंज के साथ बोला। प्लीज, मैंने बेबसी से कहा, समझने की कोशिश करो, इस जंगल से निकलने के लिए हमें किसी एक को जिंदा पकड़ना होगा। तुम इस तरह मारते रहे तो जंगल से बाहर जाने का रास्ता तुम्हारा बाप बताएगा। ओके, अब मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा, उसने शराफत से कहा। 10 मिनट में वाज़ेह हो गया था कि जीप पर सवार 7 में से 5 अफराद मर गए थे। 2 और अफराद जीप के नीचे आकर मारे गए थे। 2 शदीद जख्मी हालत में थे, खासतौर से एक का जाँ पर होना मुश्किल नजर आ रहा था। इसकी गर्दन टूट गई थी और वो हिचकियां ले रहा था। अलबत्ता दूसरा किसी कदर बेहतर हालत में था। जीप से गिरने की वजह से उसकी रान की हड्डी टूट गई थी। वो मारे दर्द के बिलक रहा था। मैंने उसका जायजा लिया, पहले उसकी तलाशी ली। एक अदद पिस्तौल उसके पतलून की जेब से निकला था। इसने खिखिया कर मकामी जुबान में कुछ कहा। मैंने उस पर नजरें जमाते हुए अंग्रेजी में कहा, अंग्रेजी बोलो, मुझे तुम्हारी जुबान समझ नहीं आ रही है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। उसने खस्ता हाल अंग्रेजी में फरियाद की। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। यह बताओ कि इस जगह से नजदीक तरीन कस्बा या शहर कौन सा है? मैंने उसकी सहूलत के लिए आसान तरीन अंग्रेजी में पूछा। अरल टाउन, यहां से 25 मील के फासले पर है। उसने हाथ से जनूब की तरफ इशारा किया। 5-6 किलोमीटर बाद सड़क मिल जाएगी। प्लीज मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, मैं मर जाऊंगा। मैंने जीप की तरफ देखा। अफसोस है दोस्त, जीप चलने के काबिल नहीं है और इतनी दूर तक तुम्हें उठाकर ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम इंतजार करो, हम अरल टाउन से जाकर तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे जानवर खा जाएंगे या मेरे साथी मार देंगे। हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, अभी तो हमारे सामने अपनी जान बचाने का मसला है, लेकिन तुम्हें फरामोश नहीं करेंगे। मैंने उसे खींचकर दरख्त के नीचे कर दिया। इसकी टूटी टांग के साथ 2 लकड़ियां रखकर इसकी शर्ट से पट्टियां बनाकर बांध दी। इस दौरान में जान गिरे माले गनीमत जमा करता फिर रहा था। मैंने उसके मुंह से कुलकारी की आवाज सुनी, यूसुफ इधर खाने को है और पीने को भी। चांदगरे ने तले हुए मटर और आलूओं के टिन पैक्स उठा रखे थे। साथ में पानी की बोतल थी जो गाड़ी से बाहर जा गिरी थी, मगर फटने से महफूज रही थी। मैंने चंद घूंट लिए, फिर तले हुए आलूओं का टिन खोला। आलू खाकर मैंने थोड़ा सा पानी पिया। ज्यादा पानी पीने से चलना फिरना और बवक्ते जरूरत भाग दौड़ दुश्वार हो जाती। चांदगरे ने एक छोटी बोतल और दरियाफ्त की जो मैंने मटर के एक टिन के साथ जख्मी से आफाम के पास रख दी। प्लीज मुझे कोई हथियार दे दो, उसने इल्तिजा की, मैं अपना दिफा तो कर सकूं, इस हालत में तो गीदड़ भी मुझे मार देंगे। मैंने सोचा, फिर एक खुदकार राइफल मैगजीन निकाल कर उसे दे दी। मैगजीन इससे 2 गज के फासले पर रखती है। साथ ही उसे खबरदार किया, कोई शरारत मत करना वरना मारे जाओगे, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। उसने तशक्कुर अमेज अंदाज में कहा, अब चल दो यहां से। चांदगरे ने बेजारी से पुकारा, हौसला रखना वरना मौत से पहले मर जाओगे। मैंने उसका शाना थपका, तुम्हारी सिर्फ एक हड्डी टूटी है, इस हालत में तुम कई दिन जिंदा रह सकते हो। इसे देखते हुए हम जंगल में दाखिल हो गए। मैंने स्याफाम की बताई समत का तयन किया और सूरज की पोजीशन मद्देनजर रखते हुए इस तरह बढ़ने लगा। चांदगरे को एतबार नहीं था कि स्याफाम ने सच कहा था, इसने हमें बहकाया है। अगर वो बहकाता तो सड़क का जिक्र न करता। मैंने कहा, अगर 5-6 किलोमीटर का फासला तय करने के बावजूद सड़क ना आई तो तुम्हारी बात दुरुस्त साबित होगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम तारकोल से चमकती स्याह सड़क के किनारे खड़े थे जो जुनूब मगरिब की तरफ जा रही थी। स्याफाम ने सच कहा था। चांदगरे के चेहरे पर उम्मीद के तासरात नजर आने लगे थे। मैंने उसे कहा, हमें सड़क से जरा हटकर सफर करना चाहिए, ऐसा ना हो कि पीछे दुश्मन अचानक आ जाए। दुरुस्त, चांदगरे ने मुझसे इत्तिफाक किया, हमें पूरी तरह मोहतात रहना चाहिए। मैं और चांदगरे सड़क से उतर ही रहे थे कि इस समत से एक जीप नुमा गाड़ी नमूदार हुई जिस तरफ से हम आए थे। मैं और चांदगरे बैक वक्त भागे और सड़क अबूर करके दूसरी तरफ झाड़ियों में उतर गए। फौरन बेशुमार गोलियां सीटियां बजाती हमारे सरों पर से गुजर गई थीं। हम बाल बाल बचे थे। इनकी आमद का 1-2 सेकंड की ताखीर से पता चलता तो हमें भागने की मोहलत भी ना मिलती। अब भी खतरा कम नहीं था। वो गाड़ी पर थे और हम पैदल। इस जगह छुपने के लिए छिदरी झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। सरहदूर कुछ चट्टानें थीं। मैंने जानगरे को इनकी तरफ चलने का इशारा किया। एहतियात का वक्त नहीं था इस तरह, इसलिए हम सर पर पैर रखकर भागे और न जाने कैसे सही सलामत तकरीबन 100 गज के फासले पर इन चट्टानों तक पहुंचने में कामयाब रहे। दाएं बाएं हर तरफ से गोलियां गुजर रही थीं। सड़क अबूर करके वो झाड़ियों में घुस आए थे। चट्टानों में घुसते ही मैंने पलटकर एक हल्का सा बरस्ट मारा। इसका खातिर ख्वाह नतीजा निकला। जीपनुमा गाड़ी को तेजी से रिवर्स किया गया, मगर जानगर के ब्रस्ट ने उसके अगले दोनों टायर तबाह कर दिए और विंडशील्ड के परखच्चे उड़ा दिए थे। बहरहाल कोई चीख सुनाई नहीं थी। इसका मतलब था कि गाड़ी में मौजूद अफराद महफूज थे। मैंने ड्राइविंग कैबिन से 2 अफराद को कूद कर ट्रक के अक्कम में जाते देखा था।
चांदगरे ने एक और ब्रस्ट मारा तो मैंने उसे रोक दिया। गोलियां जाया मत करो, ये खत्म हो गई तो हम खेल कर मार लिए जाएंगे। तुम फिक्र न करो, असलिया बहुत है, मैं इन लोगों का एमुनेशन भी ले आया हूँ। चांदगरे ने मैगजीन से भरा थैला दिखाया। मैंने नफे में सर हिलाया। हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, अभी ये चारों तरफ से हमें घेर लेंगे, इनकी तादाद 1 दर्जन से भी ज्यादा होगी, हमें हर तरफ नजर रखनी चाहिए। चांदगरे बोला और जल्दी से सर नीचे कर लिया। गोली उसके सर के चंद इंच ऊपर से गुजर गई थी। नीचे रहो, मैं गुर्राया, इनमें से कोई स्नाइपर भी है, इस वजह से मैं कह रहा हूं हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इससे पहले वो हमें घेरें, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हम अभी भी इन्हें ठिकाने लगा सकते हैं। चांदगरे ने हैंड ग्रेनेड दिखाया। ट्रक तकरीबन 50 गज के फासले पर है, इतनी दूर ग्रेनेड कौन फेंकेगा? मैंने फिर नफे में सर हिलाया। मैं चारों तरफ देख रहा था। मेरी नजर उन चट्टानों से तकरीबन 200 गज के फासले पर वाक़ई एक और चट्टान पर पड़ी। हमें इस तक जाना होगा, मैंने चांदगरे से कहा। अभी वो हमें घेरने की हिकमत अमली बना रहे होंगे, यही मौका है। चट्टानों से निकलने से पहले हमने गाड़ी की तरफ ब्रस्ट मारे और फिर तेजी से झाड़ियों में घुस गए। जाफामों की तरफ से जोरदार जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी। बहरहाल वो बेखबर थे कि हम चट्टानों से निकल आए हैं, इसलिए इनकी फायरिंग का सारा जोर चट्टानों की तरफ था और हम खैरियत से उस चट्टान तक पहुंच गए। इससे आगे तहद्दे निगाह झाड़ियां थीं, छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये चट्टान भी ज्यादा तहफ्फुज नहीं दे सकती थी। चांदगरे आगे चलो, इनसे बचने के लिए भागना होगा। फिर भागना होगा, वो कराहा। भाग भाग कर मेरी टांगें जवाब दे गई हैं। मैं इसकी बकवास पर तवज्जो दिए बगैर झाड़ियों में घुस गया। वो भी मेरे पीछे आया। अकब से फायरिंग का शोर जारी था। बागी गुरीले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए थे, शायद इसलिए कि हमने इनका खुफिया कैंप देख लिया था और उसके बारे में जनूबी अफ्रीकी हुकूमत को पता चल जाता तो चंद गन जिप हेलीकॉप्टर इसकी ईंट से ईंट बजाती थी। इसलिए वो हर सूरत में हमें किसी आबादी तक पहुंचने से रोकना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर हम इनके हाथ जिंदा भी आ जाते तो पहली फुर्सत में हमें मार देते। अब तक इन्हें हमारे फरार का इल्म हो चुका था, क्योंकि फायरिंग की आवाजें नजदीक आ रही थीं। गोलियों से ज्यादा नजरों में आने से बचने के लिए हम सर झुकाए भाग रहे थे और ताक़ुब में आने वाले सर उठाए पूरी रफ्तार से हमारा पीछा कर रहे थे। वो झाड़ियों में फैल रहे थे। अब मारे गए, चांदगरे का रहा वहीं चट्टानों में छुपे रहे थे ताकि वो बम या रॉकेट मारकर हमारे पर खच्चे उड़ा देते। मैंने उसकी बात काटी। बकबक करने के बजाय भागने पर तवज्जो दो। मुझे अंदाजा नहीं था उन्होंने इतनी तेजी से हमें घेरा होगा। अचानक दाएं तरफ से एक गुरीला नमूदार हुआ। खुशकिस्मती से वो आगे की समत देख रहा था। जब तक उसे हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ मैं उसे गोली मार चुका था। फायर होते ही पीछा करने वालों को हमारे महल्लवकू का इल्म हो गया और इनकी गन्नों का रुख हमारी तरफ हो गया। बेपनाह फायरिंग से झाड़ियां छलनी हो रही थी। मैं और चांदगरे बर वक्त नीचे न गिर जाते तो हम भी छलनी हो चुके होते। लेटे लेटे हमने अंदाजे से ब्रस्ट मारे। एक चीख सुनाई दी, कोई और शिकार हुआ था। बारी बारी पीछे खिसको वरना मारे जाएंगे, मैंने चांदगरे से कहा। वो पीछे की तरफ जाने लगा। मैं उसे कवर दे रहा था। सूरत संगीन से भी संगीन तर हो गई थी। गोरीले हमें घेर चुके थे और कोई लम्हा जाता था कि वह हमें तलाश कर लेते और गोली मार देते। क्या वाकई आखिरी वक्त आ गया है? मैंने जमीन से सर लगाते हुए सोचा। गोरीले हमें घेर चुके थे और कुछ ही देर में हम मारे जाते। अचानक एक ब्रस्ट आकर मेरे चेहरे के ऐन सामने लगा। गर्दो गुबार उड़ा था। मैं बाल बाल बचा था। चांदगरे खासा आगे निकल गया था। मैंने भी रेंगना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से मैं अकब की तरफ देख रहा था। एक मौका पर यही देखना काम आ गया। 2 गुरीले दबे कदमों झाड़ियों तक आ गए थे। मुझे उनके जूते नजर आए। गालबन उन्होंने मुझे नहीं देखा था क्योंकि फैली हुई झाड़ियां मुझ पर साए फगन थी। मैंने आहिस्ता से गन को हरकत दी और इन दोनों के पैरों पर यके बाद तीसरे 2 गोलियां मार दी। वो चीख मार कर गिरे और फिर दहशत ज़दा होकर वापस भागने की कोशिश करने लगे। अचानक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और बेशुमार चीखों के साथ मैंने झाड़ियों से आग का गोला बरामद होते देखा। मैंने बर वक्त सर नीचे किया, इसके बावजूद शोले मेरे सर को छू गए थे। दूसरे धमाके ने मजीद चंद गुरीलों के परखच्चे उड़ा दिए थे और आग मजीद तेजी से झाड़ियों में फैलने लगी थी। चांदगरे ने दस्ती बम इस्तेमाल करके गुरीलों को आर्जी तौर पर पसपा कर दिया था, मगर वो दोबारा हमारे पीछे आ सकते थे। मैं तेजी से उसी तरफ रेंगने लगा। चांदगरे न जाने कहाँ था, इसे आवाज देना अक्लमंदी नहीं होती। बहरहाल वो 150 फुट के अंदर ही था, पर न मेरे गले में पड़ा तो चिल्लाने लगता। चांदगरे पैराना साली और खस्ताहाली के बावजूद बड़ी फुर्ती से मैदान जंग से फरार हुआ था और मैं उसे कवर देने के चक्कर में पीछे रह गया था। अब वो न जाने कहाँ था। उसने दस्ती बम इस्तेमाल करके आर्जी तौर पर निजात हासिल कर ली थी, मगर गुरीलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये 2 दस्ती बम इनका कुछ भी खास बिगाड़ नहीं सकते थे।
मैंने इसकी तलाश में नजरें दौड़ाई और बिलाखिर उसे एक गड्ढे में डुब के पा लिया। इसका बायां हाथ कोहनी से जरा नीचे खून में तर हो रहा था और चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। मुझे देखकर उसने बेख्तियार गंद सीधी की। ये मैं हूं। मैंने जल्दी से उसे आगाह किया, क्योंकि गर्दो गुबार ने मेरा हुलिया इस कदर बिगाड़ दिया था कि मेरे करीबी जानने वाले भी इस वक्त मुझे पहचान नहीं सकते थे। गोली लगी है। जानगरे ने गोली से अपनी नाजायज खानदानी रिश्तेदारी का इंकशाफ किया। मैंने अपनी राइफल चेक की। इसका निस्फ मैगजीन अभी बाकी था। इस दौरान मैं जानगरे ने बागी कुरीलों से भी कुछ रिश्तेदारी बताई थी। मैं हंसा। यह मुमकिन नहीं तुम गोरे हो और वो काले हैं। अक्का में आग तेजी से फैली थी, जिसकी वजह से गोरीले पसपा हुए थे, मगर अब वो दूसरी तरफ से घूम कर आ रहे थे। इनके बोलने की आवाजें हमारी समातों से टकरा रही थी। मैंने जानगरे के बाजू का जख्म का मुआयना किया। गोली गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। मैंने कपड़ा फाड़ कर पट्टी जख्म पर लपेटी। बस सब निकल चलो, इससे पहले कि वो दोबारा खेल लें।